हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरजी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का जो बचा हुआ पार्ट था, जिसमें हम कैपलर्स लॉ और सैटेलाइट ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप स्पीड, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो प्रेशर चैप्टर होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लूसेंट एक्सप्लेन सीरीज में फिजिक्स कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री भी करेंगे। तो अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है इस सीरीज के बारे में, अगर आपको नहीं पता है, तो आप जाके इस सीरीज को, इसकी प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। एंड इसके बाद मैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाने वाली हूँ, जो कि इस चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं एक्चुअली। एग्जाम में आपको जस्ट यू विल हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मूला एंड यू विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली। एंड बहुत ही अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में। ये इजी चैप्टर है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वर्ड्स का ये होता है कि थोड़े से हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाती है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो मैंने उन वर्ड्स को एक बड़े ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए ये चीज। ठीक है, और जैसा भी आपको लगता है आता है नहीं आता है, आप मुझे बताइए, सो दैट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस फीडबैक को ऑब्जर्व करके अच्छे से और अच्छे तैयारी से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैपलर्स लॉ। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। या सो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन पार्ट 2। अभी तक हमने क्या पढ़ा? डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी एंड व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। ओके, ग्रेविटी भी आपको समझ में आ गया होगा, फ्री फॉल क्या होता है, एंड लिफ्ट में हम कैसे ग्रेविटी वर्क करती है, ट्रू वेट और अपीयरेंट वेट में क्या रिलेशन बनता है लिफ्ट में। ठीक है, अगर आपने ये सब नहीं देखा है, और आपको आज वाला पार्ट तभी समझ में आएगा जब आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड चेक इट एंड देन वॉच दिस वीडियो। क्लियर? सो हम स्टार्ट करते कैपलर्स लॉ। देखो, कैपलर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 3 लॉज दिए थे ग्रेविटेशन में। ठीक है, तो पहला, अब ये कैपलर्स लॉ ने डिफाइन किया है। अभी देखो, जो हमारा प्लेनेट सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, दिस इज आवर सन एंड द ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल आप समझते हो ना, इलिप्स क्या होती है? देखो, सर्कल ये होता है, इलिप्स क्या होती है, मतलब इसको प्रेस कर दिया, सर्कल को प्रेस करने के बाद जो शेप बनती है वो इलिप्स कहलाती है। सर्कल को ये प्रेस कर दिया तो ये क्या बन गई? इलिप्स बन गई। ठीक है, तो अर्थ हमारी, अर्थ की शेप भी इलिप्टिकल है। ठीक है, और जो सन के अराउंड जो भी प्लैनेट्स हमारे रिवॉल्व करते हैं वो भी इलिप्टिकल पाथ को ही फॉलो करते हैं। समझ में आ गई आपको बात? ओके, तो अब ये इंट्रोडक्शन है। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ही गिव 3 लॉज। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ही सेड दैट ऑल प्लैनेट्स कवर द elliptical path while revolving around the sun. While revolving around the sun, while revolving around the sun and sun is at rest. ठीक है, तो ये कहता है कि ये मेरा सन है और प्लैनेट्स इसके चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं,
और सन क्या है, रेस्ट स्टेट में है, यहाँ पर ये रिवॉल्व नहीं कर रहा है, ये प्लैनेट्स है, फॉर एग्जाम्पल इट इज अर्थ, ठीक है। तो ये सन रेस्ट पे है एंड एक फोकस पे, कहीं भी एक फोकस पे ये शिफ्ट है, मतलब कि उस पे पोजिशन है, वहां से वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर, ठीक है, समझ में आ गया, बड़ा ही सिंपल। सेकंड लॉ क्या कहता है कि एरियल वेलोसिटी, वेलोसिटी आपने पढ़ा है, वेलोसिटी क्या होती है भाई, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आप भूल गए हैं तो आप पीछे की वीडियोस में जाके ये चेक कर सकते हैं। तो एरियल वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट होती है, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या समझते हैं आप, कोई भी वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, मतलब ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं मोशन चैप्टर में, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज, इसकी डेफिनेशन समझ लो, आपको ये समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब एक कार मेरी चल रही है, अगर 5 मिनट में वो 500 मीटर कवर करती है, तो अगले 5 मिनट में वो 500 मीटर ही कवर करेगी, ठीक है। अगर वो 5 मिनट में 600 मीटर कवर करती है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये होता है। अब ये बोल रहा है कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर, इसका मतलब है कि ये मेरा सन, यहां पर एक प्लेनेट घूम रहा है, तो सन इज एट ओरिजिन, ठीक है। तो जहां से, मतलब ये प्लेनेट यहां से और यहां तक जितनी वेलोसिटी से चलता है, मतलब कुछ डिस्टेंस है, कुछ टाइम लेगा इसको कवर करने में, तो वो वेलोसिटी कितनी हो गई, s1, ठीक है। अब अगर यही प्लेनेट यहां पर आ जाता है और ये वाली जो वेलोसिटी होती है, ये s1 इज इक्वल टू s2, ठीक है। इट मीन्स s1 इज इक्वल टू s2, इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से जो पोजीशन को बताए, ठीक है, वो वेक्टर। ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लेनेट with the sun at the origin sweeps out equal area in equal time, ठीक है। मतलब जो ये वाला एरिया होगा, दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया, समझ में आ गई बात। ये सेकंड लॉ है, कैपलर सेकंड लॉ, ठीक है। अभी देखो आप समझो एपीजी एंड पेरिजी क्या होता है, ये टर्म्स आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे, एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये टर्म पता होनी चाहिए। एपीजी एंड पेरिजी होता है कि व्हेन planets are away from the sun, मतलब बिल्कुल दूर, एंड पेरिजी आर when planets are nearest to the sun। अगर ये मेरा सन है और प्लेनेट का ऑर्बिट बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जितनी हो सकती है वहां पर है ये प्लेनेट, तो दैट प्लेनेट इज एट एपोजी।
ठीक है। और अगर ये प्लेनेट यहाँ आ जाता है या कोई भी ऐसी पोजीशन जहां पर वो नियरेस्ट टू द सन है, तो उसको हम कहते हैं पेरिजी। क्लियर? ये आपको समझ में आ गई? अब देखो स्पीड ऑफ प्लेनेट, नाउ स्पीड ऑफ प्लेनेट इंक्रीजेस when the planet is closer to the sun. अब ये क्यों होता है भाई? स्पीड ऑफ प्लेनेट इंक्रीजेस मतलब कि जो प्लेनेट और सन की डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो स्पीड उसकी बढ़ जाती है। ठीक है। और अगर स्पीड डिस्टेंस दोनों की ज्यादा हो जाती है, मतलब वो अगर वो पेरिजी एपोजी पोजीशन पे है, तब वहां पर स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। क्लियर? अभी हम पढ़ने वाले हैं कैप्लस थर्ड लॉ। कैप्लस थर्ड लॉ की सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, which is t square is directly proportional to r cube. इसमें आपको क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, टाइम दे दिया, ठीक है, टाइम आपको दे दिया तो आपको आर निकालना है, आर दे दिया आपको टी फाइंड आउट करना है, तो वेरी सिंपल, ये रिलेशन ही सब कुछ सॉल्व कर देगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैप्लस थर्ड लॉ इज टी स्क्वायर इज आर क्यूब। अब आपको टी समझना है और आर समझना है, आर क्या होता है। अब टी है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है। मतलब मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन। ये आपको समझ में आ गया? डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंट planets have larger period of revolution, मतलब कि अब आप देखो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी सन और प्लेनेट की, तो वहां पर जो स्पीड क्या हो जाती है, जब बहुत दूर होता है तो स्पीड कम हो जाती है, अगर स्पीड कम होगी तो वो एक रिवॉल्यूशन करने में ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है। तो ये यहां से ये रिलेशन ये कहता है कि डिस्टेंस प्लैनेट्स हैव लार्जर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस एक यही चीज बताता है। फॉर एग्जाम्पल अब सन से सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। ठीक है। तो मरकरी कितने दिन में कितने दिन में एक रिवॉल्यूशन उसका पूरा हो जाता है? 88 डेज। क्योंकि जितना प्लेनेट सन के पास होता है उसका रिवॉल्यूशन टाइम बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, सो दैट इसके वन रिवॉल्यूशन 88 डेज में कंप्लीट हो जाता है, वाइल अर्थ कितने दिन में करती है? 365 डेज में। ठीक है। आपको समझ में आ गई ये चीज? ओके। तो हमारे कैप्लर्स लॉ खत्म हो चुके हैं। अभी देखो सैटेलाइट क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा सैटेलाइट ये सैटेलाइट वो, हर दिन नए नए सैटेलाइट लॉन्च होते रहते हैं। ठीक है। लेकिन इसका ये आया कहाँ से? मतलब सैटेलाइट को बनाया किसने, सोचा भी कैसे कि कोई चीज ऐसे बन सकती है। और हम अपने यूजेस के लिए, जैसे मोबाइल फोन में हमारा नेटवर्क सैटेलाइट से काम करता है, ठीक है, और टेलीविजन हमारा चलता है, जो भी ट्रांसमिशन है, जो भी हमारा कम्युनिकेशन है, वो सब सैटेलाइट से चलता है। ठीक है। तो अभी देखो सैटेलाइट का आइडिया दिमाग में आया कहाँ से? सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, अभी तो हम बनाते हैं ना सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले नेचर ने ही कोई हिंट दिया होगा ना, तभी हमने आर्टिफिशियल चीजें हम सोच पाते हैं। तो नेचर का हिंट था कि मून है वो हमारा अर्थ का सैटेलाइट है। ठीक है। तो हमने सोचा कि अगर ऐसी कोई चीज है तो हम भी ऐसी चीज बना सकते हैं यूजिंग साइंस, सो दैट वी कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। जो भी हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। हमने अपने फायदे के लिए ये चीजें बनानी शुरू करी। ठीक है। तो सैटेलाइट क्या होता है भाई? सैटेलाइट की डेफिनेशन देखो, द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लेनेट
अंडर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ में आया? अंडर इट्स ग्रेविटेशनल attraction are called satellites. ठीक है, आपको ये तो पता है अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक चीज घूम रही होती है, दैट इज मून। ठीक है, ये घूम रही होती है, ये मून है। तो ऐसे ही हम आर्टिफिशियल बॉडीज बना के उनको भी रिवॉल्व करवा सकते हैं अराउंड द अर्थ, तो वो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। द बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लेनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। लेकिन वो क्या होता है कि अर्थ की हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब जो सैटेलाइट्स होते हैं वो तभी काम कर पाते हैं जब वो ये जो अर्थ है इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में रहे। ठीक है, अगर ये इससे बाहर चला गया तो हमारा सैटेलाइट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही होना चाहिए, दैट इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओके, अभी देखो कौन सा सैटेलाइट है, इनसेट, आपने सुना होगा, ये हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके, अभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी आपने कहीं पढ़ा होगा, या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी आपने पढ़ा होगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अब जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी मतलब एट रेस्ट। अब यहां से आपको वर्ड से मतलब निकालना है, या फिर जियो सिंक्रोनस भी हम कह सकते हैं। मतलब जियो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज करके चले। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब समझते हो ना, कि हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चले। तो जियो सैटेलाइट स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है कि अर्थ है, अगर वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो हमें एट रेस्ट ही फील हो। मतलब कि अर्थ से अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा ही नहीं कि चल रहा है, हमें लगेगा कि वो रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रेस्ट पोजीशन में है, वो इसलिए रेस्ट पोजीशन में दिख रहा है कि वो एग्जैक्टली अर्थ के साथ ही मूव कर रहा है। जैसे जैसे अर्थ मूव कर रही है वैसे वैसे ही वो अर्थ के साथ मूव कर रहा है। तो कोई दो चीजें अगर एक साथ चल रही है, ठीक है, तो वो रेस्ट पे ही लगती है। फॉर एग्जाम्पल कि हम साइंस कहती है कि, साइंस क्या एक्चुअल है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग। ठीक है, अर्थ मूव कर रही होती है लेकिन हमें फील नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो सैटेलाइट है ये अर्थ के साथ ही एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ मूव कर रहा होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्टेशनरी, दैट्स वाई इट इज सीम एज स्टेशनरी। तो हम इसको क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस, बिकॉज ये अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज करके चलता है। ठीक है, सो अभी क्या कहता है, इट रिवॉल्व्स इन इक्वेटोरियल प्लेन इन द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल क्या, ये इक्वेटर है, ठीक है, इस प्लेन में ये घूम रहा होता है, अर्थ भी इसी प्लेन में घूम रही है और सैटेलाइट भी इसी प्लेन में घूम रहा है। इट रिवॉल्व्स इन इक्वेटोरियल प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करेगी वैसे ही ये रोटेट करेगा। क्लियर, इसका टाइम भी 24 आवर होता है। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ का भी 24 आवर, तो सैटेलाइट का भी 24 आवर। एंड द ऑर्बिट, अब जिस पाथ में सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, द ऑर्बिट इन विच geostationary satellite revolving, that is called parking orbit। मतलब ये वहां पे पार्क हो गया है। ठीक है, सैटेलाइट वहां जाके पार्क हो गया, दैट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट। आपको समझ में आया? अभी हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट।
अभी तक हम सैटेलाइट समझ चुके हैं क्या होता है। अब सैटेलाइट जिस पाथ में रोटेट कर रहे हैं, जिस पाथ में घूम रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। जिस पाथ में जिस स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब इसके फैक्टर्स देखो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। देखो, कल हमने पढ़ा था, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम स्मॉल जी की बात करते हैं, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, तो वहां पर जो अर्थ के रेफरेंस में हम देखते हैं, तो जी बिल्कुल किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जैसे मैंने स्टोन और पेपर का एग्जाम्पल लिया था, तो मैंने बोला था कि अगर हम दोनों को साथ थ्रो करेंगे तो कौन सी चीज पहले पहुंचेगी। तो according to like if I'm considering that these two things are fallen in the vacuum, that in the absence of air, then they will fall together, they will reach the surface together, but there was a air resistance also, that's why they have time difference। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो ये बोल रहा है कि ऑर्बिटल स्पीड, अब ये तो स्पेस की बात हो रही है, मतलब वैक्यूम। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब सैटेलाइट की कितना भी मास हो, कुछ भी हो, वो डिपेंड नहीं करता, ऑर्बिटल स्पीड उसकी सेम रहेगी। ऑल सैटेलाइट्स, जितने भी सैटेलाइट्स है, सबका मास अलग अलग होगा, क्योंकि सब अलग अलग पर्पस के लिए बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो जितने भी सैटेलाइट्स हैं, उनके जितने अलग अलग मासेस हैं, तो और उन सब का क्या है, they are all independent of mass and orbital speed is equal for all satellites। Clear? Now, but it depends on radius of orbit। Orbital speed is depends upon radius of orbit। इस पे तो करेगी भाई, बिकॉज रेडियस अगर कम हुई तो टाइम रिवॉल्यूशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर रेडियस ज्यादा हुई तो टाइम रिवॉल्यूशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो स्पीड अगर ये बिल्कुल पास में है, रेडियस उसकी कम है ऑर्बिट की, तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, मतलब ज्यादा होगी। एंड अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी, रेडियस ज्यादा होगी ऑर्बिट की, तो ऑर्बिटल स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। समझ में आया? ओके। ग्रेटर द स्पीड, ग्रेटर द रेडियस of the orbit, greater the radius of the orbit, lesser will be orbital speed। बताया अभी मैंने, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा और उतनी ही कम ऑर्बिटल स्पीड होगी। समझ में आया? ओके। अभी क्या कहता है, ऑर्बिटल स्पीड of a satellite revolving on the earth surface of earth is 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई सैटेलाइट सरफेस पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो 8 किलोमीटर कवर कर लेगा। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो आपको समझ आ गया होगा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, मतलब कि एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है एक सैटेलाइट। ठीक है, तो इस सिंपल सी चीज हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हम क्या किसकी बात करें, टाइम की बात करें, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या होगी, जितनी ये चीज होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, एंड स्पीड क्या हो जाती है, अब इसको ये ऑर्बिट में, तो हम इसकी स्पीड को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। क्लियर? तो डिस्टेंस इज सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट एंड स्पीड इज ऑर्बिटल स्पीड। तो हमें पता चलेगा टाइम पीरियड की
जो हमारा सैटेलाइट है वो पूरे एक रिवॉल्यूशन को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है। सिंपल, बहुत सिंपल है, कोई इसमें डाउट की बात ही नहीं है। अभी देखो, अब यहां से greater the height of the satellite, height of a satellite from the surface of earth, more will be the period of revolution. ये चीज हम पिछली इसी लेक्चर में 3 बार पढ़ चुके हैं, 3 बार ये चीज आ चुकी है। more will be the period of revolution. जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा अर्थ से उतनी ही ज्यादा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ेगी, मतलब उतना ही ज्यादा टाइम वो लगाएगा एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यहाँ ये बिल्कुल भी टाइम पे डिपेंड नहीं, मतलब सॉरी मास पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑल्सो, ठीक है। अभी देखो एस्केप वेलोसिटी आती है, ये चैप्टर खत्म होने वाले हैं। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप का मतलब क्या होता है? एस्केप होता है ना कि आई हार्डली एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन, मतलब बच के निकलना, किसी भी चीज से बच के निकलना। तो एस्केप वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट बच के चला गया, किससे बच के चला गया? ग्रेविटेशनल फील्ड से, मतलब कि जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर चुका है सैटेलाइट, मतलब अब उस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अर्थ के ऑर्बिट में नहीं है, अब वो आउट ऑफ द अर्थ सरफेस चला गया है, मतलब कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर चुका है, अब वो स्पेस में कहीं भी घूम रहा है और इट विल नेवर रिटर्न टू द अर्थ, ठीक है। तो ये एस्केप वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन है? दैट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी at which satellite gets free from the gravitational field of, I'm sorry for the writing, field of earth and never returns. क्लियर? ये एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन है। तो ऐसे भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस करके दे आर गोन, ठीक है। इसको एस्केप वेलोसिटी को हम कॉस्मिक वेलोसिटी और कहते हैं, कॉस्मिक वेलोसिटी, ठीक है। अब ऑर्बिटल स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? ये मत सोचना कहाँ से आया कहाँ से नहीं, करवाने लगूंगी तो बहुत सारी चीजें और करवानी पड़ेंगी, आपको सिर्फ एग्जाम पर्पज से एक ही चीज ध्यान में रखनी है। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है रूट जी आर, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जी इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, समझ में आ गया। एंड एस्केप वेलोसिटी का होता है दैट इज रूट टू जी आर, ठीक है, रूट टू जी आर। अब ये देखो VO is equal to सॉरी एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट टू VO, मतलब ये रूट टू टाइम्स ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा है। अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसको रूट टू टाइम्स इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा? एस्केप वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी में जो भी सैटेलाइट होगा वो अर्थ से बाहर चला जाएगा और दैट विल बिकम एस्केप वेलोसिटी। अब ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ मतलब कि अर्थ के सरफेस से बाहर निकलने के लिए एक सैटेलाइट को कितनी वेलोसिटी की जरूरत होती है, तो दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये फिक्स है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है जिस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें, और ये फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर हम मून की बात करते हैं कि मून के सरफेस से बाहर जाने के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये है आज का चैप्टर, हमारा खत्म होता है और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, बिकॉज मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। और ये इतना मुश्किल टॉपिक है भी नहीं, बट प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि किसी को अगर साइंस की नॉलेज, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उनके लिए ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बट मैं उन्हीं के लिए काम कर रही हूँ। तो
आप देखिए, एंजॉय कीजिए, जैसा भी हो आप मुझे बताइए। और अब रेगुलर वीडियोस आएंगी और जल्दी से हम फिजिक्स को भी खत्म करेंगे, धीरे धीरे हम खत्म कर लेंगे लूसेंट सीरीज को। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। गुड लक, बाय बाय।